नमस्ते। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प कह सकते हैं शीर्षक की पड़ताल कर रहे हैं, आलसी करोड़पति। जी हाँ, द लेजी मिलियनेयर। सुनने में ही काफी आकर्षक लगता है ना? बिल्कुल। और हमारे पास इसी नाम से 3 अलग-अलग लेखकों की किताबें हैं। 3 किताबें एक ही नाम से? ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, और हम उनके रिव्यू और सारांश के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो पारंपरिक कड़ी मेहनत वाला रास्ता है, उसके बिना या कहें स्मार्ट तरीके से दौलत बनाने के पीछे क्या-क्या फलसफे या रणनीतियां हो सकती हैं। मतलब मकसद ये समझना है कि आलसी होकर अमीर बनने के ये अलग-अलग दावे, इनमें कितना दम है और क्या नुस्खे हैं इनमें। सही कहा। 3 किताबें, एक नाम पर लेखक अलग, समय अलग और शायद रास्ते भी अलग। तो चलिए खोलते हैं इन विचारों की परतें, देखते हैं क्या है ये आलसी करोड़पति वाला सीन। हाँ, और ये विचार अपने आप में बहुत लुभावना है, खासकर उस सोच के खिलाफ जहां हमेशा कहा जाता है कि बस रगड़ के मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। ये किताबें इसी इच्छा को, इसी आकर्षण को छूती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, मंजिल शायद एक हो, करोड़पति बनना, पर रास्ते बिल्कुल अलग दिखते हैं। कैसे अलग? जैसे एक किताब मानसिकता पर, मतलब सोचने के तरीके पर और स्मार्ट काम करने पर जोर देती है। अच्छा। दूसरी वाली पूरी तरह से निष्क्रिय आय, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, उस पर टिकी है। ओके, पैसिव इनकम। और तीसरी वो निवेश की दुनिया के एक मजबूत सिद्धांत, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत बताती है। कंपाउंडिंग, हाँ ये तो सुना है। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये अलग अलग रणनीतियां क्या हैं, इनकी बारीकियां क्या हैं, शायद सुनने वालों को भी कुछ आइडिया मिले। बढ़िया। तो शुरू करते हैं सबसे पहली किताब से, मार्क फिशर की द लेजी मिलियनेयर। ये शायद सबसे पुरानी है, 2001 और फिर 2008 में आई। जी। तो फिशर का आलसी करोड़पति कौन है, मतलब उनकी परिभाषा क्या है? हाँ, फिशर कहते हैं कि ये वो इंसान है जो करीब 10 साल में 10 लाख से 1 करोड़ डॉलर तक कमा लेता है। ओह, 10 साल में 1 करोड़ डॉलर? हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि वो घिस घिस कर काम नहीं करता, स्मार्ट तरीके अपनाता है। स्मार्ट तरीके, जैसे फिशर कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं ना? जी हाँ, कुछ जाने पहचाने सिद्धांत है पर असरदार, जैसे पारेटो का 80-20 नियम। 80-20? हाँ, ये तो काफी मशहूर है। बिल्कुल। कि मतलब उन 20% कामों पर ध्यान दो जो 80% नतीजे लाते हैं। अक्सर हम उल्टा करते हैं, 80% वक्त उन चीजों में लगाते हैं जिनसे सिर्फ 20% फायदा होता है। सही बात है, पर चुनौती तो उन 20% कामों को पहचानने में है ना? बिल्कुल सही कहा, यही असली काम है, ये विश्लेषण करना कि कौन से काम वाकई सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। इसे हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। फिर एक और नियम है, पार्किंसन का नियम। हाँ, पार्किंसन लॉ, कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे देते हैं। हाँ, तो फिशर कहते हैं अगर काम जल्दी निपटाना है तो खुद को कम समय दो, छोटी डेडलाइन रखो। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वाकई व्यस्त हैं या बस वक्त को खींच रहे हैं। सही। और फिर डेलीगेशन यानी काम सौंपना। फिशर कहते हैं कि हर चीज खुद करने, माइक्रो मैनेज करने से अच्छा है काबिल लोग ढूंढो और उन्हें काम करने की आजादी दो। ये भी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है, भरोसा करना और नियंत्रण छोड़ना। और इसके साथ साथ पैसे बचाने की आदतें भी जरूरी हैं, जैसे मोल भाव करना, छिपे हुए खर्चों पर नजर रखना। हाँ, और वो पे योर सेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत, मतलब कमाई आते ही पहले बचत या निवेश का हिस्सा अलग निकाल देना। जी, और अपनी आय से कम में जीना, ये सब उनके फलसफे का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर फिशर का नजरिया स्मार्ट काम करो ज्यादा नहीं वाले सिद्धांत पर टिका है। हाँ। पर ये सिर्फ पैसा कमाने की ट्रिक नहीं है, ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका बदलने, एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। कैसे? जैसे वो जीवन की जरूरी चीजों, जिन्हें वो बड़े पत्थर कहते हैं, उन्हें प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं, और फुर्सत के पल निकालने पर भी। तो ये सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं, लाइफस्टाइल बुक भी है। अच्छा। लेकिन आपने कहा रिव्यूज मिले जुले हैं, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। कई लोगों को ये पढ़ने में आसान लगी, व्यावहारिक लगी, सोचने पर मजबूर करने वाली। इसमें असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं जो कनेक्ट करते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या बताई लोगों ने? कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे कुछ पाठकों को लेखन शैली थोड़ी बिखरी हुई लगी, व्याकरण की कुछ कमियों का भी जिक्र है। अच्छा। और बीच बीच में विषय अचानक बदल जाता है, ऐसा कुछ लोगों को लगा। और एक दिलचस्प बात, इलिप्सिस, वो जो 3 डॉट होते हैं ना, हाँ, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।
ऐसा कुछ समीक्षकों ने कहा। उन्हें लगा कि इससे वाक्यों में अधूरापन सा आता है, पढ़ने में मजा नहीं आता। ओ, ये तो स्टाइल की बात हो गई। एक तुलना भी बार बार आ रही थी रिव्यूज में, टिमोथी फेरिस की 4 आवर वर्क वीक से। हाँ, ये तुलना बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि 4 आवर वर्क वीक भी इसी लाइफस्टाइल डिजाइन और कम समय में ज्यादा हासिल करने वाली सोच का एक बड़ा उदाहरण है। तो ये दिखाता है कि फिशर भी उसी दिशा में सोच रहे थे। मतलब ऑटोमेशन, डेलीगेशन, वो सब। हाँ, कुछ हद तक। फेरिस शायद सिस्टम बनाने पर थोड़ा और टेक्निकल जोर देते हैं, लेकिन मूल भावना मिलती जुलती है। तो कुल मिलाकर फिशर की किताब उन लोगों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं, स्मार्ट काम करना चाहते हैं और काम जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं, भले ही लिखने का अंदाज सबको पसंद न आए। ठीक है, तो ये था फिशर का मॉडल, माइंडसेट, कुशलता, थोड़ा दार्शनिक अंदाज। अब चलते हैं दूसरी किताब पर, रोहित कुमार जायसवाल की 2024 में आई। शीर्षक वही द लेजी मिलियनेयर पर आगे जुड़ा है, एफर्टलेस स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग वेल्थ। एफर्टलेस मतलब बिना मेहनत के। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, यहाँ अंदाज बिल्कुल अलग है। ये किताब खासतौर पर बिगिनर्स के लिए है जो अभी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और इसका पूरा का पूरा फोकस है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाने पर। पैसिव इनकम, ये टॉपिक तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, और दावा यह है कि कम से कम शुरुआती मेहनत से ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाई जा सकती हैं। हाँ, ये फिशर के व्यापक मानसिकता वाले नजरिए से काफी अलग है। ये ज्यादा सीधा प्रैक्टिकल रास्ता लग रहा है, जाओ और पैसिव इनकम बनाओ। हाँ, किताब में ऑनलाइन बिजनेस या स्मार्ट निवेश जैसे करने योग्य एक्शन लेने वाले कदमों की बात की गई है। लक्ष्य साफ है, ऐसा पैसा कमाओ जिसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब कुछ आम सवालों के जवाब देने का दावा भी करती है, जैसे पैसिव इनकम शुरू कैसे करें, अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो इसे कैसे बढ़ाएं, क्या ये एकदम नए लोगों के लिए ठीक है। तो ये इसे काफी टारगेटेड बना देता है, मतलब सीधे उन लोगों के लिए जो पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या पैसा कमाना वाकई एफर्टलेस हो सकता है? हाँ, ये शब्द थोड़ा खटकता है, क्योंकि पैसिव इनकम के पीछे भी अक्सर काफी शुरुआती मेहनत लगती है। रिसर्च करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, फिर उसे बनाए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। पैसिव का मतलब बिना कुछ किए तो नहीं होता। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किताब इस एफर्टलेस वाले दावे को कैसे संभालती है। हाँ, कितनी ईमानदारी से बताती है कि शुरू में मेहनत लगेगी। इस पर ज्यादा रिव्यूज तो मिले नहीं, शायद नहीं है इसलिए, लेकिन एक पाठक ने लिखा था कि उन्होंने 50 पेज पढ़े और फिर छोड़ दी। ओह, क्यों? कारण तो नहीं बताया, पर यह कहा कि इसमें दिए गए एंटरप्रेन्योरशिप के उदाहरण उन्हें दिलचस्प लगे थे, तो शायद ये फर्क किसी के लिए काम ना करे या पसंद ना आए। हो सकता है। समीक्षाओं की कमी के बावजूद ये किताब खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी के रोड मैप की तरह पेश कर रही है, जो आज के युवाओं को बहुत अपील करता है। हाँ, वो 9 से 5 वाली नौकरी से आजादी। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए एक शुरुआती गाइड हो सकती है जो खास तौर पर पैसिव इनकम की दुनिया में जाना चाहते हैं और सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। पर हाँ, वो एफर्टलेस वाला दावा, उस पर थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा, एफर्टलेस बोलने में अच्छा है, पर असलियत में थोड़ी मेहनत तो चाहिए ही होगी। चलिए अब तीसरी और सबसे नई किताब देखते हैं, शंकर श्रीनिवासन की। अच्छा। द लेजी मिलियनेयर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये अगस्त 2025 में आई है, बिल्कुल ताजा। नाम से ही साफ है, इसका फोकस कंपाउंडिंग पर है। हाँ जी, ये किताब एक क्लासिक टाइम टेस्टेड निवेश सिद्धांत पर टिकी है, चक्रवृद्धि की शक्ति, जिसे आसान भाषा में समझाया गया है। मुख्य आइडिया वही कि कैसे आज बचाई गई एक छोटी सी रकम भी, मान लीजिए 1000 रुपए या शायद $20 ही सही, हाँ, छोटी शुरुआत समय के साथ कंपाउंडिंग के असर से बहुत बड़ी बन सकती है। और इसे आलसी तरीका शायद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पैसा खुद काम करता है, आपको बस सब्र रखना है। कंपाउंडिंग को तो आइंस्टाइन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत महसूस करने के लिए वक्त और अनुशासन दोनों चाहिए। सही। ये जल्दी अमीर बनो वाला रास्ता नहीं है, ये धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बनो वाला फंडा है। तो श्रीनिवासन शायद इसी मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट को आसान बना रहे हैं। हाँ, किताब में छोटे निवेश से दौलत बनाने के स्टेप बाय स्टेप उदाहरण देने का दावा है। अच्छा, प्रैक्टिकल उदाहरण। जी, और अच्छी निवेश आदतें कैसे बनाएं, किन आम गलतियों से बचें, इस पर भी सलाह है। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और ये किसके लिए है, मतलब टारगेट ऑडियंस? लिखा है कि ये भारत, अमेरिका या दुनिया भर के मॉडर्न बिगिनर्स के लिए है। भाषा आसान रखी गई है
और मोटिवेशन के लिए रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कंपाउंडिंग की ताकत को अक्सर लोग, खासकर जो छोटी रकम से शुरू करते हैं, वो कम आंकते हैं। हाँ, लगता है 1000 रुपए महीने से क्या ही होगा। बिल्कुल। श्रीनिवासन की किताब शायद इसी सोच को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये दिखा रही है कि अगर लगातार और लंबे समय तक किया जाए तो छोटा निवेश भी कमाल कर सकता है। तो क्या ये सिर्फ शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की बात करती है या और भी कुछ? स्रोत में इतनी डिटेल तो नहीं है, पर कंपाउंडिंग का सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं भी लग सकता है जहां आपका रिटर्न दोबारा इन्वेस्ट होकर और रिटर्न कमाए। जैसे कुछ तरह के बॉन्ड में, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी होता है। कुछ बिजनेस में भी अगर आप मुनाफा वापस बिजनेस में ही लगा दें। हाँ, ये बात सही है कि लंबी अवधि में इक्विटी यानी शेयर्स में इसका असर ज्यादा दिखता है, तो शायद किताब का जोर उसी पर हो, पर मूल सिद्धांत तो कहीं भी लागू हो सकता है। और क्योंकि ये किताब बहुत नई है और अगस्त 2025 की ही है, तो इस पर बाहर के रिव्यूज अभी नहीं है। हाँ, अभी मिलना मुश्किल होगा। लेकिन जो भी प्रमोशनल मटेरियल है वो इसकी सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और प्रैक्टिकलिटी पर जोर देता है। जी, तो ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और कंपाउंडिंग जैसी बुनियादी पर जरूरी चीज को बिना भारी भरकम भाषा के समझना चाहते हैं। एक तरह से निवेश की पहली सीढ़ी, हाँ, कह सकते हैं। तो अब अगर हम इन तीनों आलसी करोड़पति मॉडलों को एक साथ रखें, फिशर, जायसवाल, श्रीनिवासन, तो क्या तस्वीर उभरती है? 3 अलग-अलग दर्शन है ना। लक्ष्य एक ही लगता है, कम मेहनत से ज्यादा दौलत, पर रास्ते कितने अलग हैं। बिल्कुल। अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो हाँ। मार्क फिशर 2001-2008 वाले, इनका आलसी वो है जो स्मार्ट सोचता है, 80-20 रूल लगाता है, टाइम मैनेज करता है, डेलीगेट करता है और लाइफ को एंजॉय भी करता है। ये ज्यादा फिलोसॉफिकल है, माइंडसेट पर बेस्ड है। ठीक है। फिर रोहित कुमार जायसवाल 2024 वाले, इनका आलसी वो है जो पैसिव इनकम के स्रोत बनाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप, खासकर बिगिनर्स के लिए एक रोड मैप जैसा लगता है। और फिर शंकर श्रीनिवासन 2025 वाले, इनका आलसी वो है जो कंपाउंडिंग की ताकत को समझता है और सब्र के साथ इन्वेस्ट करता है। ये सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फोकस्ड है और लॉन्ग टर्म वेल्थ पर जोर देता है। ये देखना भी बड़ा रोचक है कि ये विचार वक्त के साथ कैसे बदलें। हाँ, क्या मतलब? हाँ, जैसे फिशर की बात 2000 के दशक की शुरुआत की है। शायद .com बबल के बाद लोग एफिशिएंसी पर नए सिरे से सोच रहे थे। हाँ, हो सकता है। जायसवाल का पैसिव इनकम पर जोर आज की गिग इकोनॉमी, डिजिटल दुनिया को दिखाता है। सही कहा। और श्रीनिवासन का कंपाउंडिंग पर वापस लौटना, क्या ये बुनियादी टाइमलेस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स की ओर वापसी का इशारा है? वाह, ये बहुत अच्छा अवलोकन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आलसी करोड़पति का कॉन्सेप्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये इकोनॉमी और मौकों के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन एक बात साफ है। क्या? कि इनमें से कोई भी किताब असल में आलसी होने को नहीं कह रही। सही पकड़ा। आलसी यहाँ कुशल, रणनीतिक, प्रभावी का दूसरा नाम है। ये मेहनत से भागना नहीं, बल्कि मेहनत को सही जगह लगाना, स्मार्ट तरीके से। तो क्या कोई एक तरीका है जो बाकियों से बेहतर है? फिशर का, जायसवाल का या श्रीनिवासन का? ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। कैसे? किसी के लिए शायद अपनी सोच और काम करने की आदतें बदलना, जैसा फिशर कहते हैं, वो सबसे असरदार हो। कोई दूसरा शायद टेक्नोलॉजी में अच्छा हो और पैसिव इनकम बनाना, जैसा जायसवाल बताते हैं, उसके लिए ज्यादा आसान हो। और कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास सब्र हो और वो लंबी अवधि के लिए निवेश करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहे, जैसा श्रीनिवासन सुझाते हैं। तो कौन सा रास्ता बेस्ट है, ये तो आपकी सिचुएशन, आपके लक्ष्य, आपके स्वभाव पर निर्भर करेगा। या शायद इन तीनों का मिक्सचर। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं? थोड़ा स्मार्ट काम, थोड़ी पैसिव इनकम की कोशिश और थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता है ना। हाँ, सही कहा, एक संतुलित नजरिया। जी, तो इन अलग अलग अप्रोच को समझना सुनने वालों को ये सोचने में मदद कर सकता है कि उनके लिए कौन सा रास्ता या कौन सा मिक्स सबसे अच्छा काम करेगा।
कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। अलग अलग रणनीतियां हैं जिन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना या मिलाना पड़ता है। तो उम्मीद है आलसी करोड़पति बनने के इन अलग अलग रास्तों की हमारी ये पड़ताल जानकारी भरी रही होगी और शायद कुछ सोचने पर भी मजबूर किया होगा। हाँ, ये तो साफ है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का सिर्फ एक ही वो घिसी पिटी मेहनत वाला रास्ता नहीं है। स्मार्ट सोच और सही रणनीति भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। इन किताबों की रणनीतियों से हटकर अगर हम सिर्फ आलसी होने के मूल विचार को पकड़ें, मतलब कम कोशिश ज्यादा असर, तो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा सा पर हाई इम्पैक्ट वाला कदम उठाया जा सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, कोई ऐसा कदम जो इन आइडिया से प्रेरित हो और आपको अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के थोड़ा और पास ले जाए। शायद अपने खर्चों का 80-20 एनालिसिस करना, या किसी पैसिव इनकम आइडिया पर सिर्फ 30 मिनट रिसर्च करना, या शायद अपने इन्वेस्टमेंट में ऑटो डेबिट शुरू करना। मतलब अपनी एनर्जी कहाँ लग रही है, इस पर ध्यान देना। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।